नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे नेजल इन और कोरोना आउट। दरअसल कोरोना के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब उससे बचने के लिए आपको वैक्सीन के बजाय आप नेजल स्प्रे भी कर सकते हैं। ये सबसे खास बात इसलिए भी है क्योंकि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अगर वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको नेजल वैक्सीन लगा सकते हैं। वो भारत सरकार ने इसके लिए इमरजेंसी के रूप में अनुमति दे दी है। 4000 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। बहुत इसके अच्छे नतीजे आए हैं। भारत बायोटेक ने इसको बनाया है और कह सकते हैं कि ये केरोसिन के मामले में या कोरोना के मामले में कोविड-19 के लिए एक बहुत ही कारगर और आसान उपाय है। सबसे खास बात है कि इसकी कीमत भी अभी शुरुआत में ज़्यादा है, शायद उसके बाद वो कम हो जाएगी। लगभग 800 रुपये के आसपास इस वैक्सीन की कीमत रहेगी। जो इंजेक्शन का वैक्सीन लगता है वो भी लगभग 350-400 के आसपास वो लगता है, लेकिन सरकार ने उसको अभी मुफ्त कर दिया था, फ्री कर दिया था। यानी सेकेंड डोज जो थर्ड डोज है वो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे कि कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 को लेकर भारत सरकार की एक अच्छी पहल है। भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने डॉक्टर भुवनेश गर्ग, स्काइप पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगी और स्टूडियो में हमारे साथी पत्रकार मौजूद हैं। आशीष दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर भुवनेश जी आपसे करेंगे। ये जो सारा मामला है कोविड-19 का, इसको लेकर बहुत सारे डर थे, लेकिन जो कुछ आपने कहा और हम लोगों का अनुमान था उसके हिसाब से सेकेंड डोज लगने के बाद स्थिति भारत में तो नियंत्रण में दिखती है। लेकिन अभी जो नेजल स्प्रे आया है इसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां थी, लेकिन जो चीज़ निकल कर आई वो ये कि 4000 लोगों पर इसका टेस्ट किया गया था। नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और अब भारत के लिए ये भी एक सुविधा की बात है कि लोग नेजल स्प्रे भी कर सकते हैं। शुरुआत में सरकार ने 18 साल से अधिक के लोगों के लिए इसको अनुमति दी, अलाउ किया है, लेकिन वो भी इमरजेंसी में। आपकी राय? बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी। सबसे पहली बात तो भारत देश के हमारे चिकित्सा विभाग के सभी संबंधित लोग, हमारे चिकित्सा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि कोविड आपदा में सब लोग कंधे से कंधा जोड़कर लगातार प्रयास करते रहे। का नतीजा ये है कि आज पूरे विश्व में हमारे देश में सबसे कम मौतों का आंकड़ा रहा है और बीमारी को 150 करोड़ लोगों की आबादी में थाम के रखने का और व्यवस्थाओं को थामने का, आर्थिक गतिविधियों को थामने का मैं समझता हूं कि हमारे देश ने बहुत महती काम किया है, जिसके लिए सभी को साधुवाद दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि वैज्ञानिक उन्नति करते चले जा रहे हैं, उसी का एक परिणाम है कि आज हमारे सामने नेजल कोविड वैक्सीन है। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरह की गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये रेस्ट्रिक्टेड यूज है, इमरजेंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आम जनता के लिए सहज सुलभ हो जाने वाली है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड यूज का मतलब है कि जिन लोगों में बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा खतरा है, जो लोग फ्रंट लाइन पर हैं, जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों में किसी भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी परेशानी है बचा के रखना जरूरी है, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि इसके उपयोग से संभवतः एक नई क्रांति लिखी जाने वाली है। क्योंकि ये नेजल वैक्सीन का अगर वायरल में सफल प्रयोग हो सकता है, इसके आंकड़े अच्छे आ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत लेगा जिसके पीछे वायरल संक्रमण को रोकने की बहुत बड़ी महती भूमिका भारत निभाने की तरफ अग्रसर होगा। क्योंकि आप एक बहुत छोटा सा आकलन करिए कि जो नेजल प्रक्रिया है वो तो नेचुरल है, नाक से ही अंदर इंटर करता है और शरीर में इम्यूनिटी बन जाती है। अगर आपने मास्क लगा के रखा है तो वायरस की बहुत छोटी सी मात्रा आपके अंदर जाएगी और वो इम्यूनिटी बनाने का काम करेगी। और यही हम लगातार हर बार कह रहे हैं कि आपने अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया, आपने भीड़ में मास्क लगाया, तो आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाएगी और उसी का ये नया रूप आप हमारे सामने है नेजल। तो इसमें एक बात और है डॉक्टर गर्ग साहब, इजराइल और न्यूजीलैंड में भी इस स्प्रे को अनुमति मिल चुकी है। यूके और कनाडा में इसके ट्रायल्स हो गए हैं और ये जो मामला है वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनिटाइज ने इसको एक तरह से तैयार किया है। ये एक साथ में खबर मैं आपको बता रहा था। जी।
बिल्कुल ये उपलब्धि है, इसके लिए सभी को साधुवाद। तो कुल मिलाकर जो आप और हम सब लोग अक्सर कहा करते थे बातचीत में कि सेहत को बनाने के लिए बेहतर है कि आप धूप में बैठें। वो जो लोगों को रटना चाहिए कि अच्छा खाना खाएं, अंकुरित भी लें, बढ़िया डाइट लें और पसीना बहाएं और कम से कम आधा पौन घंटे धूप में भी रहे, ताकि विटामिन डी भी आपको रहे, कैल्शियम भी मिले और खान पान आपका इतना बेहतर हो कि आपके भीतर से जो लड़ने की ताकत है वो मजबूत रहे और कोरोना को आप मात दे पाएं। लेकिन मैं लौटूंगा, एक खबर ये भी थी बीच में कि चंडीगढ़ में ऑपरेशन करते वक्त 4 से 5 मरीजों की मौत हो गई है। मैं उस पर आपसे बाद में विस्तार से बात करूंगा। हालांकि उसमें अभी कोई चीज़ क्लियर कट निकल कर नहीं आई है कि वो किसी दवा की वजह से है या कोई चिकित्सकीय गलती की वजह से है। लेकिन अगर वो मौतें हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि बेहोशी की जो दवा है उसके चलते मरीजों की मौत हुई है, जिनको ओटी में ले जाया गया था। जब बात करेंगे तो मैं उसके ऊपर आपको जानकारी दूंगा। जी, तो हमारे साथ जयश्री जी, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। हमारे वैज्ञानिकों को और पूरे डॉक्टरों को बहुत बधाई कि हमने नेजल स्प्रे पर कामयाबी हासिल की है और ये दुनिया में तीसरा देश है इजराइल और न्यूजीलैंड के बाद जहां कोरोना वैक्सीन के बाद नेजल स्प्रे भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वो इमरजेंसी में होगा। इसको आप किस ढंग से देखती हैं? जी ये बहुत ही सुखद खबर है और खासतौर पे एक पूरे अपने मानव जाति के लिए। और हम एक बहुत बुरे दौर से निकल कर बाहर आए हैं। और देखिए मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, मतलब कि जो कि साउथ अफ्रीका कह लीजिए और तमाम देश है जहाँ पर बहुत गरीब है और वहाँ पर अभी भी वैक्सीनेशन के ड्राइव जो है वो बहुत धीमे हैं या हो नहीं पाए हैं बराबर। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो है ये स्थितियाँ जो है या इस तरह का जो नेजल या इस तरह का जो आसान वैक्सीनेशन है, मुझे लगता है ये बहुत कुछ कारगर साबित होगा और हम एक नए दौर में और एक सुखद सुबह की इंतजार जो हमें लंबे समय से है कि हम कोरोना मुक्त हो सके, शायद मुझे लगता है कि इसके हम नजदीक पहुंचेंगे। अब ये तो डॉक्टर साहब से एक बात हम और पूछेंगे, हो सकता है कि अभी वैक्सीन था इंजेक्शन से, फिर स्प्रे आ गया नेजल स्प्रे, कल के दिन कोई इसकी टैबलेट भी आ सकती है कि आप टैबलेट खाइए और उसके बाद इससे बच जाइए। तो ये मुझे लगता है कि स्टेज बाय स्टेज जो है हर चरण में चीज़ें सुलभ हो रही है, आसान हो रही है। पहले वैक्सीन मुश्किल था, वैक्सीन बना, सफल रहा, नेजल स्प्रे बना, ये भी सफल रहा। हो सकता है कि कल के दिन कोरोना के मामले में कोई गोली टैबलेट निकला है, कैप्सूल निकला है, जिसके खाने से आप कम से कम 6 महीने के लिए इससे बच पाएंगे। तो मैं लौटूंगा आपके पास, चूंकि मध्य प्रदेश की और देश की तो हम बात करें, लेकिन पूरे एशिया में इसके लिए बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है कि नेजल स्प्रे के लिए भारत में मंजूरी मिली है और ये एशिया की दूसरी कंट्री में भी जा पाएगा। लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ आशीष जी भी। आशीष जी, इसकी कीमत को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। लगता है कि जब इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो कीमतें भी घटती जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं वो नेजल स्प्रे करके इस बीमारी से काफ़ी कुछ बच सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और पूरा देश इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। बस अब इसके उपयोग का जो मामला है वो बिल्कुल सही और सटीक तरह से होता रहे और जहाँ जैसे इसकी ज़रूरत है, मतलब जो चिकित्सा के जो पूरा जो नेटवर्क है देश भर में, उसमें सरकार कैसे उसको सब जगह उपलब्ध कराएगी या वो चिकित्सकों को किस तरह से उसको गाइड करेगी, किस तरह उसका उपयोग होगा, ये सब चीज़ें अच्छे से होती रहें तो मुझे लगता है ये जो अभी 7-8 हज़ार जो केसेस अभी सामने आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें, हाँ, और अब संख्या थोड़ी सी घट गई है। मेरे ख्याल से 5,000 के अंदर कोविड के केस निकल रहे हैं पूरे देश में। हाँ, तो वो उस तरह से है। अगर वो सब चीज़ें सही दिशा में चलती रही जैसे पहले भी चली हैं वैक्सीन के मामले में, तो ये अच्छी बात है। और कीमत की जहाँ तक बात आ रही है, जो 850 रुपये अभी इसका एक बताई जा रही है उसकी कीमत, तो निश्चित तौर पर जब सरकार की तरफ से उसकी खरीदी होगी या सरकार उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी, अगर तो सब्सिडाइज कर सकती है, कुछ कर सकती है, तो उसकी कीमतें और भी कम हो जाएंगी। लेकिन अभी भी जो कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक जो कंट्रोल का जो मामला है, उसको नियंत्रण का मामला है, वो काफ़ी हद तक संतोषजनक है। कुछ राज्यों में जरूर इस तरह की मतलब जो केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन काफी हद तक उसमें के केरल और दिल्ली का लोग जिक्र करते हैं कि केरल में काफी संख्या में कई बार वो एकदम से जंप करते हैं और दिल्ली में भी स्थिति बनती है कि एकदम से वो संख्या बढ़ती है और फिर वो नियंत्रण में आती है। जी, तो वही है कि वो 2-3 राज्य हैं जहां पर इस तरह की थोड़ी चिंता है, महाराष्ट्र में इस तरह की बातें हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी अगर ये इस तरह का कोई एक नई ईजाद है, नई दवा है, नया कोई नुस्खा सामने आया है, तो बस ये है कि अब उसको सही तरीके से उसका उपयोग हो
और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और इससे बेहतर और कुछ बिल्कुल बोला भी नहीं जा सकता कि लेकिन इतना अभी तो बेहतर- उसके इमरजेंसी मन इस्तेमाल की जाहिर है बात हुई है शुरुआत जी। में तो ऐसे ही है कि इमरजेंसी उपयोग होता है। इसके पहले भी कुछ दवाएं आई है तो उनका इमरजेंसी में उपयोग किया गया जी। और फिर बाद में वो उपलब्ध हुई हैं। लेकिन आशीष जी, दरअसल दवा को लेकर, वैक्सीन को लेकर एक पूरा मार्केट है, एक पूरा बाजार है जो इस पर खेल करता है। बिल्कुल। और ये केवल भारत में सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे कई- ड्रग माफिया होते हैं, मुझे लगता है कि ये दवा बाजार के भी माफिया होते हैं। नहीं, कई जो बीच में जो वैक्सीन और जो इस तरह के आए हैं, गर्ग साहब को तो इसका पूरा अध्ययन है, उन्होंने शोध किया है इस पर। तो ये तो बहुत बड़ा माफिया है जिन्होंने जो है एक पैनिक क्रिएट करके और लाखों करोड़ों डॉलर का व्यवसाय किया है दवा कंपनियों ने। तो वो तो है ही, वो तो एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से वो जो एक किस्म का ड्रग ट्रायल हुआ था वो जाहिर ओपनली, जिसमें जो बहुत सारी मौतें हुई हैं, वो उसकी भी है कि मुझे लगता है दवाओं के बहुत ज़्यादा डोज, बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारी चीज़ें हुई। जबकि जो बाद में चीज़ें सामने आई कि कोविड के इलाज के लिए इतनी सारी दवाओं के और इतने सारे इंजेक्शन और वो जो लगाए जाते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन लोग एक घबराहट सामान्य में था। घबराहट लेकिन में थे लोग। घबराहट में इसलिए थे कि बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो लोग घबराहट में थे और दवा कंपनियों का एक ऐसा जाल फैला हुआ था कि जो अपने चीज़ों को खपाना चाहते थे, तो वो सब चीज़ें भी रही हैं उसमें। अब लोग इसको समझे हैं तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, थोड़ा उसका जो हुआ है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत जो एहतियात है उसको बरते जाना चाहिए और इसकी तरफ जोर देते रहना चाहिए। एकदम आपने ठीक कहा। इसमें एक बात यह भी है कि उस वक्त तो जब ये दौर था, पीक पर था, तो सब अंधेरे में तीर चला रहे थे। कोई देशी दवाएं चल रही थी, होम्योपैथी की दवाओं ने भी असर किया, कुछ मेडिकल में जो डॉक्टर साहब बताएंगे कि ऐसी गोलियां चली जो बाद में कहा कि ये गोलियां कोई काम की नहीं थी। फिर एक इंजेक्शन के लिए लेके बहुत मारा मारी थी, वो इंजेक्शन 50,000 रुपए तक में ब्लैक हुआ। तो वो अपनी जगह है, लेकिन जो रेमडेसिविर, हाँ रेमडेसिविर, लेकिन उसके साथ साथ नकली दवाएं भी आ गई थी। भोपाल के एक हॉस्पिटल में रेमडेसिविर के नाम पर लोगों ने ग्लूकोज के इंजेक्शन लगा दिए थे, पानी के इंजेक्शन लगा दिए थे। तो वो चीजें भी है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अब कोरोना के उस दौर से हम निकल गए जिसमें बहुत लोगों को डर था, तनाव था, और जिसे कहेंगे कि उसका बड़ा भूत सवार था, लोग कोविड-19 के नाम पर डर जाया करते थे, दहशत में आते थे। आपकी राय, अगर चंडीगढ़ के किस्से की आपको जानकारी हो जिसमें 5 मरीजों की मौत हुई है, तो उसको भी आप शेयर करें। राघवन जी, पहले तो मैं फिर रिपीट करूंगा अपने वही शब्द जो आशीष जी भी जानते हैं कि हम 2020 से लगातार हमारे सारे समाचार पत्र और मीडिया में इस बात को लेकर बहुत जोर से अपना पक्ष रख रहे थे कि ये मानव प्रायोजित आपदा है और इसमें दवा माफिया बहुत बड़ा खेल करेगा। हमने रेमडेसिविर के खिलाफ भी पहले दिन खंडन अपने सारे समाचार पत्रों में छापा था कि इसको बिल्कुल उपयोग ही किया जाना चाहिए। ये स्वाइन फ्लू में कामयाब नहीं हुई तो ये आगे के वायरस में कामयाब कैसे होगी। और कालांतर में हमारी सारी दवाइयों को लेकर यही निकल के आया कि ये दवाइयां अनुपयोगी साबित हुई हैं, लेकिन इनको देकर इनकी वजह से जो संकट खड़े हुए उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। और आशीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि डर से ज्यादा मौतें हुई, दवाइयों के दुष्प्रभाव से ज्यादा मौतें हुई। इस पर संभवतः कभी मैं समझता हूं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग अगर इसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी कर दे तो मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे षड्यंत्र खुल के सामने आएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा। एक बड़ी अफवाह चल रही है, भ्रांति है कि जिनको कोविड-19 हुआ था उनके शरीर में खून के गाढ़ा होने की शिकायत है और इसलिए उनको हार्ट अटैक आ रहा है और कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और उसमें अच्छे भले आदमियों की अचानक मौत हो रही है। अगर ऐसा सच है तो इसके बचाव के उपाय में कोई दवा हो तो उसका जरूर आप जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल राघवन जी, आपकी बात को मैं यहीं पर मैं इसलिए कर देना चाहता हूं कि हम बहुत ज्यादा ताकत से इसको सब तरफ प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग जिनको कोविड हो चुका या नहीं हुआ, जिनको कोविड वैक्सीन लग चुकी, जो लोग थोड़े भी मोटे हैं या जो ब्लड प्रेशर डायबिटीज के मरीज हैं जिनके अंदर संभावनाएं बन सकती हैं क्लॉटिंग्स की, तो ये लगातार देखने में आ रहा है। इन सब लोगों को अपनी क्षमता से ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा जिम, एक्सरसाइज, साइकिलिंग नहीं करना चाहिए, और इन सबको एक छोटी सी एस्पिरिन की गोली अपने डॉक्टर से सलाह लेके लगातार लेते रहना चाहिए। अगले कई सालों तक इसकी जरूरत पड़ सकती है ताकि आपके शरीर में क्लम्पिंग ना हो, रेड ब्लड सेल्स आपस में जुड़ के, प्लेटलेट आपस में जुड़ के क्लॉट ना बनाए और वो आपको सडन मौत, हम लगातार बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सडन कार्डियक क्लॉटिंग्स की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो सब लोग जागरूक रहें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और अगर आपको जरा भी लगता है
एक छोटी सी गोली एस्पिरिन के ले लेने से कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पर आप सुरक्षित रह सकते लेकिन हैं। डॉक्टर गर्ग, इसमें एस्पिरिन की गोली की भी है कि वो 75 की mg के लिए या कम के लिए या ज्यादा के लिए? वो आपका डॉक्टर, राघवन जी, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। मेरा मानना है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसको लें, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लैंकेट किसी को भी सलाह ना दें, ऐसी मेरी पॉलिसी है जी। अब दूसरी बात जो आपने कोविड के लिए कहा, तो कोविड के लिए मैं फिर बात करता हूँ कि कोविड के हर साल जैसे फ्लू के वायरल म्यूटेशंस आते हैं, हर बार साल में 2 बार 3 बार आपको सर्दी जुकाम बुखार होता था, ये एक कॉमन फ्लू पैटर्न है और यही एक तरह से कोविड है। जी। तो कोविड भी फ्लू का ही एक वैरायटी है। तो जिस तरह से कोविड के अंदर हमको पैटर्न मिलते चले आ रहे हैं, तो आपको हर साल में 2-3-4 पैटर्न अब मिलेंगे। अब वो वायरस कोविड का है कि नहीं है, उसके ऊपर कोविड का लेबल लगाने से माफिया फिल खेलेगा, चाहे वो मेडिकल माफिया हो चाहे दवा माफिया हो। तो मेरा मानना है लोगों को डरना नहीं चाहिए। आप अगर अपना खान पान अच्छा रख रहे हैं और कोई भी बुखार सर्दी जुकाम की स्थिति में अगर आप शुरू के 3 से 4 दिन 5 दिन अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, आप चल फिर पा रहे हैं, धूप में बैठ पा रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन अच्छे से मेंटेन हो रही है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट कब कराना है, ये सवाल आज भी कायम है कि हम सबको सलाह देते हैं कि RT-PCR 4-5 दिन से पहले बिल्कुल ना कराएं, उसके बहुत ज़्यादा फॉल्स रिजल्ट हैं और उसकी वजह से आप अननेसेसरीली माफिया के क्लचेस में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वो समय बीत रहा है, लोगों ने समझ लिया है कोविड के साथ जीना। हाँ, लेकिन जिस तरह से भीड़ वापस निकल पड़ी है सड़कों पर, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो सलाह सबको फिर यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क जरूर लगाएं अगर आप भीड़ में जा रहे हैं तो, क्योंकि संकट अभी टले नहीं है, संकट और आएंगे। बिल्कुल। अब मैं आपको PGI चंडीगढ़ वाली बात के लिए कुछ बात कहना चाहता हूं कि वो PGI चंडीगढ़ में सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया देते समय मरीजों को सुलाने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है वो प्रोपोफॉल नाम का एक कंपाउंड है और ये लगभग दूध जैसा दिखता है, मिल्की कंपाउंड होता है। अब इशू ये है कि 5 मरीजों की लगातार डेथ होना किसी एक समय में, और उसके ऊपर सर्जरी के पहले, यहाँ सर्जरी हुई शुरू नहीं हो पाई थी, उसके पहले ही ये संकट खड़ा हुआ। और इसके लिए एक कंपनी है, उसका नाम भी PGI चंडीगढ़ के एनेस्थीसिया विभाग की प्रमुख जो डॉक्टर नीरजा हैं उन्होंने जारी कर दिया है, ड्रग का नाम भी जारी कर दिया है उन्होंने। तो मेरा यहाँ पर सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये PGI चंडीगढ़ जैसे देश के शीर्षस्थ मेडिकल संस्थानों में जो आपदा आ सकती है, जिसको मैं मानव निर्मित आपदा कहता हूं, क्योंकि दवा में कोई ना कोई मिलावट रही होगी जो आने वाले समय में तय हो जाए। लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे ड्रग कंट्रोल, हमारे हर स्टेट के स्वास्थ्य विभाग के लोग, जब उनके पास एक डेजिग्नेटेड ड्रग है तो उन्होंने उसको पूरे भारत के मार्केट से विड्रॉ क्यों नहीं किया है? उसके ऊपर चेतावनी जारी क्यों नहीं हुई है? उसके ऊपर ये गाइडलाइन क्यों नहीं आई है कि ये ड्रग, क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और होगा तब हम करेंगे? वो खाली ड्रग सिर्फ PGI चंडीगढ़ में सप्लाई की गई हो ऐसा तो है नहीं, वो तो सब जगह सप्लाई हुई होगी जहां जहां भी कंपनी जाती है। उस कंपनी को तुरंत इंगित करके उसके सारे कंपोनेंट वापस बुलाए जाने चाहिए थे, जब तक कि मानव जीवन सुरक्षित रहेगा इस दवा के उपयोग से ऐसा साबित ना हो जाए। तो मेरा मानना है कि ये सारे दृष्टा जितने भी दस्तावेज हैं वो ऑन पटल पर हैं, PGI चंडीगढ़ के सक्षम अधिकारी ने जारी किए हुए हैं। तो हमें इस विषय को सक्षमता से हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी, मैं प्रभुराम चौधरी जी से और शिवराज जी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ और एक तरह से बिल्कुल चिकित्सक के नाते बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि इस दवा से संबंधित जितनी भी चीजें हों उनको तुरंत अपने उस पर लें, रडार पर, और उसके ऊपर सक्षम कार्रवाई करें ताकि कोई और मौतें ना हो सके। और दूसरी बात देखिए, डॉक्टर कोई दवा नहीं बनाते, डॉक्टर कोई दवा नहीं बेचते। आज हम सर्जरी करने जा रहे हैं, किसी दवा की रिएक्शन होती है और बिल्कुल, लेकिन राघवन जी मुझे बताइए कि बाहर रिएक्शन क्या होगी? डॉक्टर ने मार डाला की लाइन के अलावा कोई लाइन नहीं चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब अभी हमें लगता है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जरूर इस पर जांच PGI चंडीगढ़ कर रहा होगा, एहतियात की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं कि क्या वो दवा नकली थी या डॉक्टर ने उसको ज्यादा दे दिया था। PGI चंडीगढ़ जांच कर रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम बाकी जो ड्रग है उसको तो मार्केट से हटवा सकते हैं बिल्कुल सुरक्षा के तौर पर। ये तो पहली लाइन होना चाहिए ना कि किसी दवा से अगर हुआ है तो उसका बेच, उसका ग्रुप, उसको सबको हमको मार्केट से हटा करना चाहिए। चलिए, नहीं दिखता कि उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जरूर सतर्क होगी, क्योंकि ये तो पूरा देशव्यापी मामला बन सकता है। PGI चंडीगढ़ को छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं, लेकिन बड़ा अस्पताल है। मेरा सिर्फ इसमें अगली बातचीत में इतना भर कहना, सावधान रहना होगा जी, ड्रग क्वालिटी के ऊपर बहुत सक्षमता से सरकार को आगे आना चाहिए। इसके साथ साथ नकली
पता चलेगा तो काम नहीं चल सकता है। डॉक्टर गर्ग, इसके साथ साथ ये भी है, जो निजी अस्पताल हैं उनके जो अपने प्राइवेट वो होते हैं ड्रग केमिस्ट होते हैं, वो भी दरअसल दवाओं को मामले में बड़ा खेल करते हैं। आपसे बेहतर शायद कोई जानता नहीं होगा, हम लोग तो सिर्फ तब समझते हैं। राघवेंद्र जी, उस पर आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं तो खुल के बोलना चाहता हूँ। मैंने तो आपको शायद जानकारी दे दूं कि पीजीआई चंडीगढ़ जो सरकारी अस्पताल है उसका ड्रग मेडिकल स्टोर 1.8 करोड़ रुपए मासिक किराए पे कैसे गया। मैं लौटूंगा आपके पास, तो महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर किसी दिन विस्तार से इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन जयश्री जी, जो अस्पतालों में होता है, हम बात कर रहे थे लेकिन बात नेजल स्पेस से आ गई है। चंडीगढ़ पीजीआई जहां 5 मरीजों की मौत हुई है, उसके साथ साथ ये भी मुद्दा उठता है, हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि अस्पतालों में जो मेडिकल स्टोर होते हैं वो एमआरपी पर दवा बेचते हैं, और जबकि उसकी दवाओं की कीमत काफ़ी कम होती है। और ये जो पूरा गोरख धंधा है, इसमें नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर और सरकारी तंत्र सब शामिल होता है। 20 रुपए की दवा 200 में मिलती है और मरीज के साथ साथ पेरेंट्स उसमें परेशान होते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने ये जो कोविड का जो सेकंड वाला वेव था, लहर थी, उसमें हम देख चुके हैं कि किस तरह से ब्लैकमेल हुआ है। एक जो मतलब कई तरह की त्रासदियों को भुगता है। एक तो बीमार, और एक कोरोना एक बहुत बड़ी त्रासदी रही, और उससे बड़ी त्रासदी इलाज बनकर लोगों के लिए मुश्किल रहा, मतलब वो दौर पूरी तरह से। और एक छोटी सी दवा जो एंटीबायोटिक्स थी, मेरे ख्याल से तमाम एंटीबायोटिक्स कह लीजिए, एंटी फंगल कह लीजिए, जो भी दवाइयाँ थी उनका ब्लैक हमने देखा, सड़कों पर हमने रेलम पेला देखा, और दवाइयों की कमी जानबूझकर क्रिएट की गई और उसके बाद सप्लाई हुआ। तो मुझे लगता है ये सिस्टम का बहुत बड़ा एक फेल्यूर है कुल मिलाकर। और ये तमाम जो आयुष मंत्रालय से लेके जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, मुझे कहने की आवश्यकता है आज अब वापस इस बात को कि उनको बहुत कोई भी इस तरह का एपिडेमिक आता है, कोई महामारी आती है, तो उसके पहले की जो तैयारियां है, उसके बाद की जो तैयारी है, उसके मैनेजमेंट की जो तैयारी है, कुल मिला के आम आदमी को राहत मिल सके, उसको इलाज मिल सके, और उसके पहुंच में हो दवाइयाँ, इसकी व्यवस्था करना भी पहुंच में कम से कम ऐसी हो कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और जो उसकी असल कीमत है उस पर वो मिले। ऐसा ना हो कि हम देखते हैं कई बार मेडिकल स्टोर वाले 20%, 30%, 40% तक डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब कि इतना देने के बाद भी वो पैसे कमाते हैं। और जब ये महामारी जैसी चीज़ होती है या कोई निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं, वहाँ उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं होती। 20 रुपये की दवा 200 में बिकती है। तो ये भी एक बड़ा खेल है। हम लौटेंगे, समय की थोड़ी सी कमी है। जयश्री जी, कुछ और आपको कहना हो तो बहुत जल्दी से कुछ जो आपकी राय हो। जी, बस यही मैं इस बात के लिए बस हम आने वाले कल को एक बेहतर कल की ओर देख रहे हैं। जो नेजल वाला सिस्टम शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर सुबह होगी हमारे लिए। बस एक वेरी पॉजिटिव फील आ रहा है इससे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, पूरा मामला नेजल स्प्रे से शुरू हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ तक गया, और उसके बाद जो निजी अस्पताल हैं उनकी जो मेडिकल शॉप होती है, उस मेडिकल शॉप पर जिस ढंग से घटिया दवाएं कई बार मिलती है। डॉक्टर तो लिखते हैं अच्छी दवा, लेकिन स्पेलिंग की भी मिस्टेक, जो जैसे आपको याद हो पहले बोरोलिन आती थी, एक ट्यूब आती थी, उसका फिर स्पेलिंग में थोड़ी सी बी की जगह ओ की जगह आई कर दिया, और वो नकली दवा। तो इस तरह की चीजें भी मेडिकल स्टोर पे, खासतौर से जो निजी अस्पताल हैं वहां होती है। मुझे लगता है कि सरकारों को भी और एनजीओ को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम इस मामले में थोड़ी सी ईमानदारी बरतनी चाहिए। आपकी राय बहुत संक्षेप में। देखिए, सरकार को ही इस पे ध्यान देना होगा। ये जो चिकित्सा तंत्र है, हम जो इस पे बात कर रहे हैं, ये इसके 3 चेहरे उजागर कर रहा है। एक चेहरा जो वो है जो नेजल ड्रॉप बना हुआ है और जो कोरोना के लिए सामने आया और जो बहुत पॉजिटिव एक साइन देता है। फिर दूसरी चीज ये है कि जो पीजीआई में जो कुछ हुआ है, उसमें जहां भी जिस भी स्तर पे है, वो कहीं ना कहीं किसी न कोई चूक जरूर है वो जी। तीसरी बात यह है कि जो दवाओं का जो गोरख धंधा है, जो नकली दवाएं हैं और एमआरपी पे बेचने में, ज्यादा कीमतों में बेची जाने वाली दवाएं हैं, तो ये 3 चेहरे पूरे इसमें है। तो अगर सरकार इसको लगातार मॉनिटर करे, किसी चीज को कोई संस्था बनाए, निगरानी संस्था बनाए, हालांकि जिला कल्याण समिति और क्या क्या हर राज्य में कुछ ना कुछ कागजों पर है सब, और बल्कि वो एक तरह से एक
करप्शन की विंडो बन जाते हैं। जी, निजी अस्पतालों का जो बड़े अस्पतालों का जो नेटवर्क है उसमें वो नेटवर्क बिना सरकार की मदद के नहीं चल सकता है, सरकार के लोगों की, अफसरों की मदद से। तो वो गोरख धंधे को तोड़ना पड़ेगा। अग्निकांड जैसे हादसे और कई चीजों पे जो होते हैं, जो नेग्लिजेंसी होती है, सरकार मतलब जो प्रशासन के लोग हैं उसको नजरअंदाज करते हैं, फिर इस तरह के हादसे होते हैं, चाहे दवाएं हों चाहे और चीजों के उपकरण हो। तो ये सब सरकार को देखने की चीजें, सरकार को देखना चाहिए। अगर एक उजली तस्वीर है तो जो एक दूसरी खराब तस्वीर है उसको। अग्निकांड का जिक्र किया है, मैं सिर्फ उसमें एक वाक्य जोड़ूंगा कि उस घटना के बाद से पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, एक छापामार कार्रवाई होती, बड़ी जांच होती, और जहां जहां ये होता 90 अस्पताल शायद नर्सिंग होम बंद किए गए थे। घटना है तो तत्काल वो हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिलसिला बना कैसे रहे? इस बार पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और फिर वो मामला ठंडा पड़ गया। तो कुल मिलाकर नेजल स्प्रे कोरोना का आ गया है, लोग राहत महसूस कर सकते हैं, खासतौर से वो जो वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं। इमरजेंसी के लिए सरकार ने उसकी अनुमति दी है। आने वाले दिनों में कोरोना और नियंत्रित होगा। हम सब उससे अभी तक लड़ रहे हैं और इसको मात भी दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नई दवाएं हमें और मजबूत बनाएंगी और कोरोना पर हम जीत हासिल करेंगे। इस बाखबर में मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर गर्ग साहब आपका भी, जस्टिस जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो कुल मिलाकर सतर्क रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और धूप में थोड़ा बैठिए, तभी आप बीमारी से बचेंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।